Hello, Bacha Party. I hope you all are doing well. So, today our topic of interest is NCERT questions of the chapter number 10 Gravitation. So, in this video, we will discuss all the NCERT questions. They are mentioned in section, subsection, or whether they are in exercise question. So, let's start one by one. हेलो बच्चों पार्टी, हाँ जी देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है विच इज स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो बेसिकली हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आपको यूनिवर्सल लॉ के बारे में बताया था। अगेन वो क्वेश्चन आपके सबसेक्शन में भी आ रहा है, तो लेट्स सी। देखिए इसके नाम पे फोकस करिए। सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या हुआ? वो लॉ जो कि यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेड है। ठीक है, यूनिवर्स में किसी भी जगह पे अगर हम वो लॉ देखना चाहते हैं तो वो एप्लीकेबल होगा। कौन सा लॉ? ग्रेविटेशन का लॉ। देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। देखो अब किसी भी टाइप की अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए क्या चाहिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? फोर्स की। तो ये लॉ भी किसके अबाउट है? फोर्स के अबाउट ही है। ये बताता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक आपने ऑब्जेक्ट ले लिया ऑब्जेक्ट ए, दूसरा आपने ऑब्जेक्ट ले लिया ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का मास आपने कैपिटल एम लिया है, ऑब्जेक्ट बी का मास आपने स्मॉल एम लिया है। उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आपने क्या लिया है? स्मॉल डी। तो बेसिकली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि वो फोर्स जो जिस फोर्स की वजह से ये एक दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि फोर्स डिपेंड कर रहा है उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे। डायरेक्टली का मतलब कि अगर मासेस बढ़ते हैं, जितने ज़्यादा मासेस होंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ही फोर्स होगा। और वो फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डी, इनके इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स कि फोर्स जो है, ठीक है, फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। पहले हमने ये देखा कि दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल था। तो देखो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी बढ़ेगा। मतलब जितनी ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ही फोर्स होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डी, अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया कि दो मासेस के बीच का डिस्टेंस है। तो ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के स्क्वायर के। तो जैसे ही आप देखते हैं डी की वैल्यू इंक्रीज होती है, एफ की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। दैट मीन्स उनके बीच का सेपरेशन जितना कम हो उतना ज़्यादा क्या होगा? फोर्स होगा। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं? कंबाइन, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। और हम जानते हैं जब भी कोई हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो वहाँ कोई कांस्टेंट आता है। जैसे यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आया, दैट इज जी, विच इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। हाँ जी बच्चे पार्टी देखिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू विच द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आपको फॉर्मूला ही लिखना है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, लेकिन किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, और जब वो किसके बीच में? अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में। देखो बेटा एक माइंड में आप एक बात क्लियर रखो, जब भी आप दो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो आप अप्लाई होता है वहाँ पे यूनिवर्सल लॉ। लेकिन जब उन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो, ठीक है, अर्थ हो, तब वहाँ पे अप्लाई होता है, या हम बोलते हैं दैट इज द सेम ग्रेविटेशनल लॉ। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया मास अर्थ, जिसका मास एम ऑफ ई से रिप्रेजेंट किया है। एक हमने और कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, उसका मास हमने लिया स्मॉल एम। उन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? आर। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? ग्रेविटेशनल लॉ। बेटा एक और कंडीशन की, जब भी आप अर्थ के साथ कोई ऑब्जेक्ट लेते हो, कि अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, तो कभी भी ये जो डायग्राम है ना, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है बच्चा? देखो क्योंकि ऑलरेडी अर्थ का क्या होता है? अपना एक रेडियस होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम ये मानते हैं तो ये तो क्या हो गया? अर्थ से किसी ना किसी हाइट पे हो गया। तो ये इस फॉर्मूले के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जो इसके लिए पिक्चर एप्लीकेबल है वो ये है कि आपने अर्थ लिया, उसका रेडियस कितना है? आर, उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्योंकि अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? आर का ही।
ठीक है। आर क्या है यहाँ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप लिखेंगे मास ऑफ अर्थ एम ई, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा जी एम ई इंटू एम बाई आर स्क्वायर। जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है, ये भी सेम है। देखो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस पर डिपेंड कर रहा है, अगर मासेस बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, रेडियस का मतलब यहाँ पे रेडियस नहीं, बेसिकली डिस्टेंस है मास ऑफ अर्थ। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर रखा है उसके बीच में और अर्थ के बीच में। हाँ जी बच्चे पार्टी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। तो बेसिकली आप फ्री फॉल से क्या समझते हैं, क्या होता है फ्री फॉल? व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स अर्थ ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरता है, ठीक है, उस पर कोई अलग से फोर्स नहीं लग रहा। जैसे मान लीजिए ये पेन है यहाँ पे, अब मैं इसे डिस्प्लेस करना चाहती हूँ तो मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये अपनी पोजीशन से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। बट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर से नीचे देखोगे तो आपने छोड़ दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया आपने उसको, कोई पुश या पुल नहीं किया, लेकिन वो फिर भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ से उनको क्या प्रोवाइड हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। Your next question is what do you mean by acceleration due to gravity? ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ गिरता है, फॉल टूवर्ड्स अर्थ, तो एक्सेलरेशन वर्क करती है। कैसे एक्सेलरेशन वर्क करती है? देखो आप नॉर्मली भी जानते हैं कि फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अपना मास तो होगा। अब आप बेसिकली क्या कह रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ गिर रहा है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी लग रही है अर्थ की। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मतलब क्या, एक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा, फोर्स। फोर्स लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, मूवमेंट हो रही है उसके अंदर, और वो मूवमेंट कहाँ हो रही है, अर्थ की तरफ। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई होने का मतलब क्या था कि उस ऑब्जेक्ट को क्या प्रोवाइड हो रहा है, एक्सेलरेशन। और अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड होती है दिस इज नोन एज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुआ, एक्सेलरेशन ही तो हुई, और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी हम जानते हैं क्या, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कितनी हो रही है, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की फिर से यूनिट क्या होती है, किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है इतना? ये पर सेकंड की वजह से इसे आप एम एस की पावर -2 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी बच्चा पार्टी, देखिए देयर आर अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। तो हमारे से जो हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस कर लिया है अच्छे से, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, डिफरेंशिएशन भी हमने देख लिया था कि मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर से हम उसे टैबुलर फॉर्म की डाटा में एक बार फिर से इलैबोरेट करने वाले हैं। लेट्स सी, तो मास क्या है, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी मैटर में जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक है, किसी भी बॉडी में, जैसे आप मान लीजिए कोई पेन है आपके पास या कोई बॉक्स है, तो उसमें कितना मैटर, कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वो क्या कहलाएगा, उसका मास। ठीक है, अब उसी क्वांटिटी ऑफ मैटर पे अगर ग्रेविटी इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है, ग्रेविटी का इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है बेटा एम इंटू जी, तो उसमें मास तो है ही है, लेकिन उसके साथ और क्या लग रही है, उस पर ग्रेविटी। ठीक है, तो दिस इज नॉन योर weight. The force by which earth attract an object toward itself is called weight of the object on earth. क्लियर है? वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर आप देखते हैं, आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने ले लिया, इसका मास क्या है m, तो ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसका मास क्या होगा, m तो रहेगा, नीचे से इस पर क्या लग रहा था, ग्रेविटी। तो आप देखो कौन सा फोर्स इसके लिए बैलेंस हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए हमने बोला कि वही फोर्स जो इसको सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट फोर्स इज योर वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, क्योंकि mg ही किसके इक्वल है, वेट के। और यहाँ से अगर आप देख रहे हो फोर्स किसके इक्वल हो गया, वेट के। क्लियर है? नेक्स्ट,
द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। देखो किसी भी, अगर आप मानते हो कोई भी बॉडी है, ठीक है, एग्जिस्टेंस है किसी बॉडी की, तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई मैटर तो होगा, कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर तो होगा, और कुछ ना कुछ है तो उसका अपना मास भी होगा, तो मास जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम वही बॉडी वहां ले जाएं जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो, जीरो। देखो क्योंकि वेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होगी बेटा, तो m इंटू जीरो क्या हो जाएगा फिर, देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि वेट क्या होता है, एम जी। क्लियर है इतना? तो अगर यहाँ पे एम जी की वैल्यू जीरो हो जाए तो वेट आपका क्या हो गया, जीरो। तो सेंटर ऑफ अर्थ एक ऐसी जगह है जहां पे आपके पास क्या होती है, ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होती है, जिसकी वजह से वेट की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। हाँ जी बच्चे पार्टी, नेक्स्ट देखिए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। तो मास कैसा है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता है, क्योंकि वेट क्या ऐसा है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो अगर आप इक्वेटर पे जा रहे हो, पोल पे जा रहे हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नेक्स्ट, मास को आप किसी भी फिजिकल बैलेंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बट वेट के लिए आपको क्या चाहिए, स्प्रिंग बैलेंस। मास को मेजर करने की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, उसकी खुद की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेट को मेजर करने, किस में मेजर करते हैं हम, वेट, क्योंकि वेट को हमने अभी आपको रिसैम्पल करके दिखाया दैट वेट इज अ फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या थी बेटा, न्यूटन, तो इसीलिए वेट की यूनिट भी क्या है, न्यूटन। और वेट कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि तो वेट हम देख रही हो ना नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है ना, अर्थ ये सेंटर की तरफ, तो मैग्नीट्यूड तो है ही है उसके पास अपना, लेकिन एक डायरेक्शन भी है, इसीलिए वो कैसी क्वांटिटी बन गई, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, व्हाई इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 वेट ऑन अर्थ। देखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जितना अर्थ पे है, अगर हम मून पे मेजर करें उसी ऑब्जेक्ट का वेट, तो 1/6 हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है कि जो ग्रेविटी की वैल्यू, हम जानते हैं कि वेट क्या है, मास इनटू ग्रेविटी। अब आप ये तो किस पे है, अर्थ पे, ठीक है, अगर आप मून पे जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी बाई 6। ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 6 टाइम डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वेट क्या हो जाता है बेटा, 6 टाइम डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है इतना? मान लीजिए किसी का वेट अर्थ के ऊपर अगर कितना आ रहा था, 60, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, 60/6 कितना हो जाएगा, 10। क्लियर है? So this is all about the subsection questions of the chapter gravitation. हाँ जी बच्चों पार्टी, so in this video we have deal all the subsections 10.1, 2, 3 and 4. In the upcoming video we will discuss about the another subsections and NCERT questions.